गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल तक ये पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता किस तरह होती है। हमने पढ़ा था कि ये किसी बॉन्ड के एलॉन्ग घूर्णन प्रतिबंधित होने के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है। यह एल्कीन में पाई जा सकती है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन में पाई जा सकती है, एन डबल बॉन्ड एन में पाई जा सकती है, या फिर साइक्लो एल्केन के सी सिंगल बॉन्ड सी में पाई जा सकती है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी यौगिक को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कि जीआई कब कब हो सकती है और कब कब नहीं हो सकती है। हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड बना है कार्बन के पास तो उसके पास 2 ही बॉन्ड और खाली होंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो कार्बन के बचे हुए 2 बॉन्ड हैं इनमें जो ग्रुप लगे हों या जो एटम्स लगे हों वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बन में एक एक्स लगा है और एक वाई लगा है, उधर वाले पर हम मान लेते हैं कि एक ए लगा है और बी लगा है। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि कभी भी एक्स और वाई एक जैसे ना हो, कभी भी ए और बी एक जैसे ना हो। मतलब कि जो डबल बॉन्ड का कार्बन है वो डिफरेंटली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। वो दोनों वैलेंसी पर अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप्स लगे होने चाहिए, अलग अलग परमाणु या समूह लगे होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, डबली बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड। जो शर्त कार्बन के लिए है वही बाकियों में लगेगी। उदाहरण के लिए जैसे अगर पूछा जाए कि सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ज्योमेट्रिकल संभव है कि नहीं, तो आप देखिए जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है उस पर दोनों H लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो बचे हुए 2 लगे हों वो एक जैसे हों। इस कार्बन के भी दोनों एक जैसे हैं, इस कार्बन के भी दोनों एक जैसे हैं। अगर एक भी कार्बन के दोनों एक जैसे हो गए तो वह कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। तो ये एल्कीन जीआई शो नहीं करेगा। एक दूसरा एल्कीन देखिए, अगर आप लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखिए जो ये वाला कार्बन है इसमें तो H लगा है और एक लगा है CH3, तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये वाला कार्बन तो ठीक है, लेकिन इस वाले कार्बन में फिर दोनों H हो गए, एक जैसे हो गए, समान हो गए, तो फिर शो नहीं करेगा। तो फिर से ये कंपाउंड या ये यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। अगला देखिए, अगर लिखा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, हमने पढ़ा था पिछले दिन में, इसका नाम है 2 ब्यूटीन, या सही नाम बोलना चाहिए ब्यूटटूबीन। इसमें देखिए जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है उसमें एक H लगा है और एक लगा है CH3, तो दोनों आपस में अलग अलग हैं। तो ये कार्बन ओके है, ठीक है। इस कार्बन पर भी देखिए एक H है और एक CH3 है, दोनों आपस में अलग अलग हैं, तो ये कार्बन भी ओके है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। हमने पढ़ा भी था कल, अगर आपको याद हो, कि इसके 2 फॉर्म बनते हैं। एक होता है सिस 2 ब्यूटीन या सिस ब्यूटूइन, जो भी आप बोले, जब दोनों H एक तरफ होंगे, और दूसरा हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन, जब दोनों H या फिर दोनों CH3 अलग अलग होंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, अगर आप लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, आपको केवल डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखना है और नहीं देखने हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन में एक H और एक CH3 दोनों अलग अलग हैं, तो ये ठीक है। इसमें एक H और एक CH2 CH3 आपस में अलग अलग हैं, तो ये भी ठीक है। साइन ठीक कर देते हैं अपने हम लोग, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। एक उदाहरण और देखते हैं, अगर हम लोगों ने ये लिया होता CH3 CH डबल बॉन्ड C
और इस पर लगे हैं 2 CH3। आप देखिए इस वाले कार्बन पर एक H और एक CH3, डबल बॉन्ड वाले इस वाले कार्बन पर एक H है और एक CH3 है, दोनों आपस में अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये कार्बन तो ओके है, लेकिन इस वाले कार्बन के दोनों CH3 है, दोनों एक जैसे हैं, तो फिर से ये कार्बन ओके नहीं है। तो ये वाला यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं कर सकता। अगर एक दिया होता CH3 CH, उधर दिया होता Cl Br, अब डबल बॉन्ड वाला कार्बन चेक करिए, तो इस कार्बन पर एक H है और एक CH3 है, दोनों आपस में अलग अलग, तो ये ठीक है। इस वाले कार्बन में एक Cl एक Br, तो ये भी ठीक है। दोनों कार्बन ठीक होंगे, केवल तभी GI संभव है, नहीं तो GI संभव नहीं होगी। तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। इसको आप ठीक से देख लीजिए, अगर कुछ समस्या लगे तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। अगला है पढ़ने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ईजेड नॉमेनक्लेचर। जैसे कि एक होता है सिस और ट्रांस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्यूटीन में 2 संभावनाएं हैं, ब्यूटेन के अंदर 2 संभावनाएं हैं। एक इससे फॉर्म ये बन सकता है जहां पर दोनों CH3 या दोनों H, आप जो भी कह सकते हैं, एक तरफ हो। एक दूसरी संभावना ये हो सकती है जहां पर दोनों CH3 या दोनों H अलग अलग हों, मतलब कि एक तरफ ना हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत हो। हम जानते हैं क्लियरली कि इसे सिस कहा जा सकता है और इसे ट्रांस कहा जा सकता है। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। लेकिन एक दूसरी संभावना और देखिए, मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक लगा है Cl, एक लगा है Br, दूसरे कार्बन पर एक लगा है F और एक लगा है I। हम जानते हैं कि यहाँ पर भी एक संभावना और हो सकती थी, जैसे कि F और Cl एक दूसरे के आमने सामने हैं, जबकि F और Br एक दूसरे के विपरीत हैं। एक इसी का दूसरा आइसोमर ये बन सकता होगा जिसमें कि आप इसको पलट सकते होंगे, Br और Cl ये दोनों अलग अलग हैं। आप पहले में देख सकते हैं कि F और Cl के बीच की दूरी कम है, जबकि दूसरे में F और Cl के बीच की दूरी ज्यादा है। या फिर पहले में F और Cl एक तरफ है, समपक्ष हैं, दूसरे में F और Cl विषम पक्ष हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। लेकिन फिर भी इनमें से किसी को सिस नहीं कह सकते आप, या किसी को ट्रांस नहीं कह सकते, क्योंकि सिस तब कहा जाता है जब सेम ग्रुप होते हैं, सेम साइड, सेम एटम होते हैं सेम साइड। यहाँ पर तो सेम एटम ही नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग तो हैं, तो अब इसको सिस या ट्रांस नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं कि जहां पर दोनों आइसोमर अलग अलग तो होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये सिस है या ट्रांस है। तो एक यूनिवर्सल तरीका दिया गया है, उसे हम कहते हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर। पहले ई और जेड के मतलब समझते हैं। जो ई वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है इंटीजन, इंटीजिगन, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट। और जेड है जुशामेन, जिसका जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। कुछ कुछ सिस ट्रांस जैसा है, लेकिन वो है नहीं। अपोजिट साइड अगर होगा तो ई कहा जाएगा, और अगर एक तरफ होगा तो फिर जेड कहा जाएगा। लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा कि ई और जेड तय कैसे होगा। इसके लिए एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं CIP सिस्टम। आसान है, 3 वैज्ञानिकों का मिलकर दिया हुआ था, कैन, इनगोल्ड और प्रिलॉग, इनका दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस रूल है। ये केवल 2 समूहों के बीच में प्रायोरिटी या फिर प्राथमिकता तय करते हैं कि किसको प्रियर करना है, किसको प्रायर करना है, कौन प्रायोरिटी ऑर्डर में पहला आएगा, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। इसके 3 रूल हैं। पहला रूल है हायर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम,
हायर इज एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम हायर इज द प्रायोरिटी, उसकी उतनी ही प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब कि 1 है। जैसे अगर आपको 2 ग्रुप दिए जाए, एक लगा हो कहीं पर F और एक लगा है Cl, तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का होता है 9 और क्लोरीन का होता है 7। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको दी जाएगी पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी, और जिसका कम होगा उसको दी जाएगी दूसरी प्रायोरिटी। अगर एक ग्रुप दिया होता OH और एक ग्रुप दिया होता NH2, ग्रुप के केस में आपको ये देखना है कि आपको केवल वो एटम देखना है जो एटम बॉन्ड बनाता होगा कार्बन से। तो बॉन्ड कहाँ बनेगा? बॉन्ड बनेगा O से, यहाँ बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन से। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 और नाइट्रोजन का होता है 7। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है और N का कितना है? 7 है, 8 और 7। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी पहली प्रायोरिटी, जिसका कम होगा उसकी दूसरी प्रायोरिटी। एक और देखते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्रुप लिया है COCl और हमने एक दूसरा ग्रुप लिया है SO3H। हमको इनमें तुलना करनी थी कि किसकी प्रायोरिटी 1 होगी और किसकी प्रायोरिटी 2 होगी। आपको केवल वो एटम कंपेयर करना है जो बॉन्ड बनाता होगा। तो इसे बॉन्ड बनाएगा कार्बन, इसमें बॉन्ड बनाएगा सल्फर। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6 और सल्फर का होता है 16। तो जिसका ज्यादा होगा उसकी पहली प्रायोरिटी, जिसका कम होगा उसकी दूसरी प्रायोरिटी। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए हैं। हाँ, आप भी सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। दूसरा रूल, अगर पहला एटम सेम हो, इफ फर्स्ट एटम इज सेम, ये वैसा ही है जैसे किसी ने कहा कि मेरे पास एक प्लान ए है। बोले अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो, बोले तो प्लान बी लगाएंगे। अगर प्लान बी काम नहीं करेगा तो प्लान सी है, ये भी नहीं करेगा तो प्लान डी है। अगर कोई ना करे तो लास्ट वाला प्लान जेड भी है। अगर जेड भी ना करे तो फिर प्लान ए है। मतलब कि अगर पहला आइटम सेम है तो अगले आइटम पर जाएंगे, अगला सेम है तो उसके बाद वाले पर जाएंगे, उसके बाद वाला भी सेम है तो उसके बाद वाले पर जाएंगे। तब तक जाते रहेंगे जब तक कि हमें एक जैसा मिलता रहेगा। जैसे ही हमें अंतर मिल जाएगा, डिफरेंट एटम्स मिल जाएंगे, हम पहला रूल लगा देंगे। इफ फर्स्ट एटम इज सेम, अगर पहला परमाणु समान हो जाए, देन कंसीडर द नेक्स्ट एटम, और ऐसे ही एंड सो ऑन, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब कि अगर हमें एक दिया होता ग्रुप OH और एक दिया होता ग्रुप OCH3, अब इनमें कहते हैं कि बताइए इनमें किसकी प्रायोरिटी 1 है। तो दोनों में पहला एटम क्या है? ऑक्सीजन, समान हो गया। तो अगला आइटम देखो, O के बाद क्या लगा है? H। यहाँ O के बाद क्या लगा है? कार्बन। यहाँ पर हम कह रहे हैं O के बाद क्या लगा है, हम ये नहीं कह रहे क्या लिखा है। हो सकता है लिखा कुछ और बॉन्ड कोई और बना रहा हो। तो आपको ध्यान देना होगा कि O के बाद अगला बॉन्ड H से है, यहाँ O के बाद अगला बॉन्ड कार्बन से है। तो अब तुलना करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब तुलना करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6 और H का होता है 1। तो OCH3 को देंगे पहली प्रायोरिटी और OH को देंगे दूसरी प्रायोरिटी। एक इसका और आसान केस देखते हैं। एक मान लीजिए कहीं पर लगा है CH2Cl और एक कहीं पर लगा है CH2Br। दोनों में ही पहला एटम सेम है, दोनों में पहला एटम कार्बन है। फिर H की तुलना नहीं करते हैं, हालांकि दोनों में H है, दोनों में H है। इसमें अगला एटम क्लोरीन और अगला एटम ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो पहले Br और फिर क्लोरीन। मुझको लगता है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगर कोई एटम लगा होगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, इफ एनी एटम इज बॉन्डेड by double or triple bond
देन consider it 2 times and 3 times। अगर कोई एटम डबल बॉन्ड से बना लगा होगा उसको 2 बार मानेंगे, और ट्रिपल्स लगा है 3 बार मानेंगे। उदाहरण के लिए अगर कहीं पर लगा है CH2OH और कहीं पर लगा है CHO, दोनों में पहला एटम कौन है? कार्बन। हमने कहा था कि H की तुलना बाद में करते हैं। दूसरा एटम क्या लगेगा? ऑक्सीजन। इसमें दूसरा एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन लगा है सिंगल बॉन्ड से, तो 1 बार मानेंगे। यहाँ पर लगा है कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, तो O को 2 बार मानेंगे। जब O 2 बार है तो इसकी प्राथमिकता ज्यादा है। एक और केस देखते हैं। अगर दिया होता CH2NH2 या और एक दिया होता CH डबल बॉन्ड NH, दोनों में पहला एटम कार्बन है, H को हमने कहा था बाद में देखना चाहिए। दूसरा एटम क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ भी नाइट्रोजन है। अगर बॉन्ड नहीं दिखता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लगा है तो 2 बार लगा है, तो N 2 बार है, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन सीक्वेंस रूल को ई और Z निकालने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें इतना करेंगे ठीक से पहले।